कभी सोचा है कि भारत का जो कारोबारी घराना भरोसे का दूसरा नाम हुआ करता था, वो अचानक पिछड़ने कैसे लगा था? आज हम भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी पर नजर डालेंगे, टाटा समूह की वापसी। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टाटा समूह भारत का नया राष्ट्रीय चैंपियन बनने की राह पर है। एक जमाना था जब टाटा सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं था। ये एक एहसास था, एक वादा था, भरोसे का। एक ऐसी विरासत जो मानो भारत की अपनी पहचान का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन देखिए, बाजार सिर्फ भरोसे के दम पर नहीं जीते जाते। 2010 का दशक आते आते अडानी और अंबानी जैसे खिलाड़ी बहुत तेजी से आगे निकल रहे थे। और तो और स्टार्टअप्स की दुनिया के नए सितारे यानी यूनिकॉर्न्स इस विशालकाय समूह को पीछे छोड़ रहे थे। टाटा समूह सच कहें तो संघर्ष कर रहा था। समूह की बड़ी बड़ी कंपनियां एक गहरे संकट में थीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल मार्केट से लगभग बाहर हो चुकी थी। टाटा स्टील अपने महंगे विदेशी सौदों के बोझ तले दबी थी। और टाटा टेली सर्विसेज टेलीकॉम की लड़ाई में बेतहाशा पैसा डुबो रही थी। इन सब के ऊपर कंपनी के अंदरूनी झगड़े अब खुलकर सबके सामने आ रहे थे। उस वक्त बहुत से लोग एक सीधा सा सवाल पूछ रहे थे, क्या टाटा का समय अब खत्म हो गया है? आज ये सवाल सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस दशक की शुरुआत में ये एक बहुत ही असली और गंभीर चिंता थी। तो ये वापसी, ये टर्न अराउंड आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब किसी तिमाही के नतीजों में नहीं, बल्कि ग्रुप की सोच और काम करने के तरीके में आए एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव में छिपा है। चलिए इस बदलाव की रूपरेखा को समझते हैं। टाटा की वापसी को समझने के लिए इसके मालिकाना हक के अनोखे स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। टाटा समूह ज्यादातर भारतीय कंपनियों की तरह किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। इसकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का बड़ा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। इसका मतलब ये है कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस समाज सेवा और देश के विकास में लग जाता है। फिर आया साल 2016, जब एन चंद्रशेखरन ने चेयरमैन का पद संभाला। उन्हें विरासत में एक ऐसा ग्रुप मिला था जो अपनी दिशा खो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अनुशासित और सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। इस नई सोच के 3 बिल्कुल सीधे और सरल सिद्धांत थे। पहला, पैसे का सही इस्तेमाल। मतलब अब ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया जाएगा जहां से अच्छे रिटर्न की उम्मीद ना हो। दूसरा, सिर्फ उन बिजनेसेस पर फोकस करना जो पहले से ही बाजार में मजबूत थे। और तीसरा, उन कंपनियों से बाहर निकलना जो ग्रुप के लिए बोझ बन चुकी थीं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस नई रणनीति को ग्रुप की पुरानी और बड़ी कंपनियों पर लागू कैसे किया गया। अगर इस अनुशासन का कोई सबसे अच्छा उदाहरण है तो वो टाटा मोटर्स है। 2010 के मध्य में कंपनी एक तेहरे संकट से जूझ रही थी। घरेलू बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग खत्म हो चुकी थी, गाड़ियों के मॉडल पुराने हो चुके थे और जगुआर लैंड रोवर पर भारी भरकम कर्ज था। टाटा मोटर्स की वापसी किसी एक बड़े या साहसिक फैसले से नहीं हुई। ये धैर्य का नतीजा थी। कंपनी ने बहुत शांति से अपनी बुनियादी कमियों को एक एक करके ठीक किया और यही धैर्य आखिरकार उसे संकट से बाहर ले आया। पूरे टाटा समूह को समझने के लिए इसके 2 सबसे बड़े स्तंभों को समझना होगा। एक तरफ है टीसीएस, जो ग्रुप के लिए पैसा बनाने वाली मशीन है, एक लंगर की तरह जो जहाज को तूफान में भी संभाले रखती है। और दूसरी तरफ है टाटा स्टील, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का आईना है। दशकों तक टीसीएस ने वो पैसा कमा कर दिया जिससे स्टील प्लांट और कार फैक्ट्रियां चलती रहीं। लेकिन आज आईटी की दुनिया खुद एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आर्थिक मंदी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जोर और कंपनी का अपना विशाल आकार, ये सब मिलकर नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि टीसीएस रहेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये भविष्य में भी उतनी ही ताकतवर रहेगी। तो अगर टीसीएस एक स्थिर इंजन है, तो टाटा स्टील वो हिस्सा है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ हिचकोले खाता है। और आज सबसे बड़ा हिचकोला चीन की तरफ से आ रहा है। चीन से आने वाला सस्ता स्टील घरेलू बाजार में कीमतों पर भारी दबाव डालता है, जिससे एक दोहरी मार पड़ती है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा समाधान ही है। और अब हम आते हैं टाटा की कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। ये कहानी सिर्फ पुरानी समस्याओं को सुलझाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य पर बड़े दांव लगाने के बारे में भी है। ग्रुप अब 3 ऐसे अहम क्षेत्रों पर दांव लगा रहा है जो भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, डिफेंस, जहां टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मेक इन इंडिया में एक अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स,
और तीसरा, एप्पल जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उतरना यकीनन ग्रुप का अब तक का सबसे जोखिम भरा दाव है। इस इंडस्ट्री में बेशुमार पैसा लगता है, बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव आते हैं और टेक्नोलॉजी पलक झपकते ही पुरानी हो जाती है। जब टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा तो कई तरह की बातें हुई। कुछ ने इसे जेआरडी टाटा की विरासत की घर वापसी कहा, तो कुछ ने इसे एक घाटे का सौदा बताया। लेकिन इस भावनात्मक कहानी के पीछे एक ठोस बिजनेस लॉजिक भी है। ये सौदा ग्रुप के होटल और लॉजिस्टिक्स कारोबार को मजबूती देता है और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस से मुकाबला करने के लिए जरूरी स्केल भी। ये सारी बातें हमें वापस उसी एक सिद्धांत पर ले आती हैं जो पूरे टाटा मॉडल को एक साथ जोड़ता है और उसे आज के कई दूसरे भारतीय बिजनेस ग्रुप से अलग भी करता है। देखिए, आज के बिजनेस की दुनिया में रफ्तार और आक्रामक विस्तार पे बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन टाटा का मॉडल थोड़ा धीमा और ज्यादा अनुशासित है। ये शायद रातों रात बहुत बड़ा मुनाफा ना दे, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि मुश्किल समय में नाव डूबे नहीं। तो सबसे अहम बात यही है, जब इस तरह के कैपिटल डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखा जाता है तो ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम टाटा समूह के साथ जो देख रहे हैं वो कोई नया आविष्कार नहीं है, ये अपनी ही जड़ों की ओर एक वापसी है। एक ऐसे मॉडल की तरफ जहां अच्छा शासन, धैर्य और लंबी अवधि की सोच सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि कामयाबी की असली बुनियाद हैं। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं। टीसीएस को एआई की दुनिया में खुद को साबित करना होगा, स्टील को चीन की चुनौती का सामना करना है और सेमीकंडक्टर जैसे नए दावों को सफल होने में सालों लगेंगे। लेकिन अगर टाटा इन चुनौतियों से पार पा लेता है तो ये सिर्फ भारत के सबसे भरोसेमंद नाम की वापसी नहीं होगी बल्कि उसका एक नया विकास होगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक वापसी है या एक विकास?